लिनक्स फाइल सिस्टम या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम को समझना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर आप उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चाहे तो आप वहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप वहाँ पे एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप बेसिक नेटवर्क ऑपरेशंस वहाँ पे अगर आप कर रहे हो, उसके फाइल सिस्टम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितने डिफरेंट तरह के फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं, ताकि आप उन डायरेक्टरीज में से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप गैदर कर सको। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल सिस्टम होता है उसमें कितने तरह की डायरेक्टरीज होती हैं और कैसे हम उन डायरेक्टरीज में से अपने मतलब के लिए, यानी कि जो हमारा पर्पस है उस पर्पस के हिसाब से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी वे में मैंने इस पूरे फाइल सिस्टम को समझाया है। आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो दोबारा आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप चाहें तो मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। लाइनक्स के फाइल सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइल सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो फाइल सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑफिस है, उस ऑफिस में आपके पास बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। हर तरह की फाइल्स उस ऑफिस में अवेलेबल है, जैसे कि कोई मैनेजमेंट की फ़ाइल है, कोई आपके जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है यानी कि अकाउंट्स की आपकी अलग फ़ाइल है। तो उन फाइल को आपने ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए अलग अलग ड्रॉर्स का इस्तेमाल कर रखा है। हर ड्रॉर में अपनी तरह की फाइल्स आपने रखी हुई हैं ताकि आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सको और जब कभी भी आपको किसी भी तरह की फ़ाइल की ज़रूरत हो आप वहाँ से उसको पिक कर सको। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अलग अलग तरह की फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अवेलेबल होती हैं, डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में क्योंकि हम लिनक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिनक्स की उन डायरेक्टरीज के बारे में समझेंगे जिनमें हमारे सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं और उन फाइल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसी को फाइल सिस्टम बोलते हैं कि जब हम फाइल को ऑर्गेनाइज्ड वे में एक तरह से हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम को चाहिए या फिर एंड यूज़र को चाहिए उसको हम ऑर्गेनाइज वे में एक्सेस कर पाएँ। तो जो लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है ये सबसे पहले अपने रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। ठीक जैसे ही कोई ट्री होता है, जो ट्री की जितना भी ट्री बड़ा होता है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है उस ट्री का वो होता है उसकी रूट्स, यानी कि उसकी जड़। उस जड़ से ही सारा का सारा जो ट्री होता है वो ग्रो होना स्टार्ट करता है। इस तरीके से जो फाइल सिस्टम होता है लिनक्स का, वो यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आप लिनक्स का इस्तेमाल पहले से कर रहे हो या फिर अगर आप न्यू हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक स्लैश तरह का करैक्टर नज़र आता है जो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। तो ये जो स्लैश होता है इसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं और इसको हम टॉप लेवल डायरेक्टरी भी कहा जाता है। जिस तरीके से विंडोज़ में विंडोज़ सी ड्राइव होती है, उसी सी ड्राइव के अंदर आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी तरह की फाइल्स अवेलेबल होती है। जैसे कि आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने इंस्टॉल किया उसकी फाइल्स, आपके जो यूज़र्स हैं उसकी फाइल्स, अलग अलग तरह की सारी फाइल्स उसी पर्टिकुलर सी ड्राइव के अंदर होती हैं। उसी तरीके से लिनक्स में जितनी भी आपकी अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं वो सभी इन स्लैश जो है यहाँ पर रूट डायरेक्टरी होती है इसी से कनेक्टेड होती हैं। यानी कि अगर आपके पास जो रूट डायरेक्टरी यानी कि जो आपकी मेन डायरेक्टरी होती है अगर ये चलेगी तो यानी कि जितने भी आपकी सब डायरेक्टरीज हैं वो भी चली जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टरी होती है वो होती है इसकी रूट डायरेक्टरी, जिसको हम टॉप लेवल डायरेक्टरी भी कहते हैं। देन उसके बाद जो कॉमन डायरेक्टरीज आती हैं वो आती है हमारे पास स्लैश बिन, स्लैश बूट, स्लैश देव, स्लैश ईटीसी से स्लैश वार तक। अब ये सारी डायरेक्टरीज आपने कभी ना कभी ज़रूर देखी होंगी अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो अब मैं आपको इस एक एक डायरेक्टरी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि इस डायरेक्टरी का यूज़ कहाँ होता है और ये क्यों ये डायरेक्टरी हमारे लिनक्स में हमको देखने के लिए मिलती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट पाथ के बारे में समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। एब्सोल्यूट पाथ एक कंप्लीट लोकेशन को बताता है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास एक होम डायरेक्टरी है, आपका एक यूज़र नेम है, फॉर एग्जांपल मेरा लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम है तो उसके अंदर मैंने एक अपना डायरेक्टरी बना के रखा हुआ है और मेरा एक यूज़र अकाउंट है उसमें राहुल के नाम से। उस डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है, तो जब कभी भी उस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो उसका जो एब्सोल्यूट पाथ होगा वो जो इस तरीके से नज़र आएगा जो आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे स्लैश होम के अंदर एक यूज़र है, यूज़र के अंदर एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, डॉक्यूमेंट के अंदर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी नाम की एक फ़ाइल है। तो ये जो कंप्लीट पाथ होता है इसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। तो ये जो डायरेक्टरीज़ के बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया है, इसकी मैंने पीडीएफ बनाई है, उस पीडीएफ को मैंने अपने लिंक्डइन पे शेयर कर रखा है। चाहे तो आप वहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने लिनक्स फाइल सिस्टम को समझाने के लिए कंप्लीट पीडीएफ रेडी करी है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल से पूरी पीडीएफ है, आप उसको बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो स्टार्ट होता है वो होता है स्लैश से, यानी कि हमारी रूट डायरेक्टरी होती है, हमारी टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है। देन जो पहली डायरेक्टरी होती है वो होती है हमारी बिन डायरेक्टरी। बिन का मतलब होता है बाइनरीज। अब बाइनरीज जैसे कि होती हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, यानी कि वो प्रोग्राम्स जिनका कंप्यूटर सिस्टम को एक सिंगल यूज़र मोड पर रन करने के लिए ज़रूरी होता है। अब आप ये सोचेंगे कि सिंगल यूज़र मोड क्या होता है। कभी ना कभी आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सेफ़ मोड का ऑप्शन ज़रूर यूज़ करा होगा। जब कभी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह का एरर आता है, कोई भी ट्रबल शूटिंग आपको करनी पड़ती है, तो कई बार वहाँ पे हम विंडोज़ को सेफ़ मोड पे रन करते हैं। सेफ़ मोड में क्या होता है, आपकी लिमिटेड कमांड्स और लिमिटेड चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो। उसी तरीके से बाइनरीज में आपकी यूज़र कमांड रहती हैं, यानी कि बहुत ही लिमिटेड कमांड, जैसे कि जो सिस्टम के बेसिक यूसेज के लिए यूज़ करी जाती है। जैसे कि एल एस का मतलब होता है, आप अपने लिनक्स में जब फाइल को लिस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे हम एल एस का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फाइल को कॉपी करना हो, मूव करना हो, डिलीट करना हो, तो ऐसी बेसिक कमांड जो रहती हैं वो आपके स्लैश बाइनरीज डायरेक्टरीज के अंदर रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लैश बूट। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो बूट डायरेक्टरी होती है इसके अंदर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती हैं, जो कि आपकी बूटिंग प्रोसेस के दौरान ज़रूरी होती हैं। तो जब कभी भी अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे उस स्टार्टिंग के दौरान जो फाइल की इनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बूट लोडर होता है आपका, जब कभी भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करोगे तो उसको कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए। तो स्लैश बूट में वो सारी फाइल्स अवेलेबल रहती हैं। देन हमारे पास यहाँ पे स्लैश देव आता है। इसके अंदर आपकी डिवाइस फाइल्स होती हैं, जैसे कि टर्मिनल टाइप डिवाइसेज, जो कि वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही हो सकते हैं। स्लैश देव के अंदर आपकी हार्ड ड्राइव और आपकी टर्मिनल टाइप, जिसको हम TTY बोलते हैं, आपको इन तरह की डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी हमारे पास आती है स्लैश ETC। अब इस ETC फाइल के अंदर आपकी सारी कन्फिग्रेशन फाइल्स रहती हैं। कभी भी जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं। अब यहाँ पे आपने ये तो देखा कि स्लैश बूट के अंदर वो फाइल्स रहती हैं जो कि सिस्टम को बूट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन जब सिस्टम एक बार बूट हो जाए तो उसके बाद उस सिस्टम को किस तरीके से परफॉर्म करना है, उस सिस्टम को किस तरीके से आगे जितने फंक्शंस परफॉर्म करने हो कैसे करने हैं, वो वाली जो बूटिंग की फाइल्स रहती हैं वो आपके स्लैश ETC के अंदर रहती हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंटेन ऑल द सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड शेल स्क्रिप्ट्स दैट आर यूज्ड टू बूट एंड इनिशियलाइज द सिस्टम। सिस्टम को बूट होने के बाद कैसे परफॉर्म करना है वो स्लैश ETC के अंदर जो फाइल रहती हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा स्लैश ETC में और भी कई इंपॉर्टेंट फाइल रहती हैं, जैसे कि passwd, और यहाँ पे शेडो फाइल्स भी इसी के अंदर रहती हैं, यानी कि जितने भी आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र्स होते हैं उनके पासवर्ड होते हैं वो इसी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं। देन नेक्स्ट डायरेक्टरी आती है स्लैश होम। स्लैश होम जो डायरेक्टरी होती है, जितने भी यूज़र आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाए जाते हैं, जैसे कि हम विंडोज़ में अलग अलग तरह के यूज़र बनाते हैं, उसी तरीके से लिनक्स में भी हम अलग अलग तरह के यूज़र बनाते हैं। हर यूज़र की अपनी डायरेक्टरी होती है, तो यहाँ पे उसको हम होम डायरेक्टरी कहते हैं। अब होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आपके यूज़र होते हैं उनकी अलग अलग फोल्डर देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2 यूज़र थे, तो एक यूज़र की डायरेक्टरी थी एलेक्स और ये एक यूज़र की डायरेक्टरी थी सैम, तो यहाँ पे इन दोनों की अलग अलग होम डायरेक्टरी देखने के लिए मिल जाती है। देन जो नेक्स्ट हमारे पे डायरेक्टरी आती है वो होती है स्लैश लिब। लिब का मतलब लाइब्रेरी। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, बहुत सारे वहाँ पे एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज हो सकती हैं। अब उन पर्टिकुलर बाइनरीज को रन करने के लिए बहुत सारी अलग अलग फाइल्स की ज़रूरत होती है, जिनको हम लाइब्रेरीज कहते हैं। अब क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ बाइनरीज हो सकती हैं और थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स वहाँ पे हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग लाइब्रेरीज, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर एन एग्जांपल आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि स्पेशली हम लिनक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर वो सारी शेयर्ड फाइल्स रहती हैं, जो कि अलग अलग प्रोग्राम्स और अलग अलग बाइनरी फाइल यूज़ करती हैं अपने आप को रन करने के लिए। तो लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल, आपके एक टाउन में एक लाइब्रेरी है। अब इंस्टेड कि हर एक पर्सन अपनी खुद की एक बुक खरीदे, वो एक ही लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहा है एक कॉमन बुक को रीड करने के लिए। देन हमारे पास आता है स्लैश मीडिया एंड स्लैश MNT डायरेक्टरी। तो MNT और जो मीडिया होती है, यानी कि जो माउंट पॉइंट्स होते हैं, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जब कभी भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आप USB कनेक्ट करते हो या फिर आप कोई नेटवर्क फाइल सिस्टम का शेयर अटैच कर रहे हो अपने सिस्टम में, यानी कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी एक शेयर ड्राइव एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपने सिस्टम में उसको माउंट करना पड़ता है। जैसे कि विंडोज़ में हम अपना एक पेन ड्राइव लगाते हैं तो रिमूवल डिस्क करके आपको शो होता है अपने माई कंप्यूटर में,
उसी तरीके से लिनक्स में मीडिया और /mnt के अंदर उन डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको मिल जाती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी आती है /opt यानी कि ऑप्शनल सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको उन सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपने थर्ड पार्टी इंस्टॉल करे हैं। जैसे कि आप कोई थर्ड पार्टी, कोई आपने गूगल पे एक सॉफ्टवेयर देखा, वो आपने इंस्टॉल कर लिया, या फिर आपने कोई स्क्रिप्ट देखी है और उसका एक पर्टिकुलर टूल है वो आपने डाउनलोड कर लिया, तो सारे टूल्स, वो सारे सॉफ्टवेयर्स आपको /opt यानी कि ऑप्शनल सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी में देखने के लिए मिल जाते हैं। देन हमारे पास /proc है, इनकी जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन की जो डायरेक्टरी मिलती है कि जितने भी प्रोसेस आपके करंटली रन हो रहे हैं सीपीयू में, वो सारे प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन आपको /proc डायरेक्टरी में देखने के लिए मिल जाती है। देन /root। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे /root था और ऊपर भी स्लैश था। अब ये जो /root है ये है एडमिनिस्ट्रेटर की होम डायरेक्टरी। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि एक होम डायरेक्टरी होती है जिसमें सारे स्टैंडर्ड यूज़र की डायरेक्टरी रहती है। अब एक विंडोज़ में होता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक होता है स्टैंडर्ड यूज़र, उसी तरीके से लिनक्स में भी एक होता है रूट और एक होता है स्टैंडर्ड यूज़र। तो जो रूट होता है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, उसकी जो होम डायरेक्टरी होती है उसको हम रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। देन हमारे पास आता है एसबिन। एक हमने बिन पढ़ा बाइनरी और एक होता है सिस्टम बाइनरी। जिस तरीके से बाइनरी में आपने एक लिमिटेड सिंगल यूज़र मोड की कमांड्स रहती हैं, उसी तरीके से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एसबिन होता है यहाँ पे कमांड रहती हैं, जैसे कि सिस्टम को बंद करना, सिस्टम को रीलोड करना, आईपी की इन्फॉर्मेशन चेक करना, वो सारी सिस्टम बाइनरीज के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। देन आते हैं हमारे पास /tmp डायरेक्टरी यानी कि टेम्प्रेरी फाइल्स। कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के दौरान जो भी आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स क्रिएट होती हैं वो सारी आपकी टेम्प डायरेक्टरी में बनती हैं और वो एक टाइम के बाद खुद भी डिलीट हो जाती है, यानी कि जो सिस्टम होता है उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, इसीलिए उसको टेम्प्रेरी फाइल्स कहा जाता है। देन हमारे पास आता है /usr। यूएसआर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्टरी है और इसका फुल फॉर्म होता है यूज़र बाइनरीज, और यहाँ पे आपके पास रीड ओनली डेटा रहता है। अब यहाँ पे आपके पास यूज़र बाइनरीज रहती हैं, लाइब्रेरीज रहती हैं, डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, सोर्स कोड रहते हैं, और आप इसको कह सकते हो सबसे बड़ी डायरेक्टरी रहती है पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब यूएसआर के अंदर आपकी जो वर्ड लिस्ट होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो पासवर्ड क्रैक करने के लिए, वो वर्ड लिस्ट भी आपको यूएसआर के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। इसी तरीके से जितने भी आपके सोर्स कोड होते हैं, जो भी टूल होता है उसका जो सोर्स कोड होता है, वो सोर्स कोड भी आपको इसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो भी आपको इसी के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी एक यूज़र है, जो यूज़र की एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यूएसआर के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। देन हमारे पास होता है वार डायरेक्टरी। अब जो वार होता है इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल्स आती हैं जिनका साइज़ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ग्रो होता रहेगा ग्रेजुअली। अब जैसे कि हमारे पास जो लॉग्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक अपाचे का वेब सर्वर है तो उसके लॉग्स क्रिएट होंगे, तो जो अपाचे सर्वर के लॉग्स होंगे, आपके सिस्टम के लॉग्स होंगे, यूज़र ईमेल होगा, जिनका साइज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो सारे लॉग्स की फ़ाइल्स, इसके अलावा सिस्टम के जो यूज़र ईमेल्स होते हैं उनकी फ़ाइल्स आपको वेरिएबल फाइल्स में देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के दौरान कौन कौन सी डायरेक्टरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो जो पहला आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो होता है /etc डायरेक्टरी के अंदर passwd और शैडो। मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, passwd के अंदर सारी आपकी जितने भी यूज़र होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। इसी के साथ जो शैडो होता है, शैडो के अंदर आपकी सारी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन रहती है। देन /group और /host। ग्रुप के अंदर रहते हैं जितने भी आपके अकाउंट, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, वो सारे ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप वाले डायरेक्टरी में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो होस्ट डायरेक्टरी रहती है, इसके अंदर आपकी डीएनएस यानी कि जो लोकल डीएनएस होता है उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है आपके /host के डायरेक्टरी के अंदर। जब कभी भी हम एसएसएच की एनुमरेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत ज़रूरी होता है अगर हमको एसएसएच की प्राइवेट की मिल जाए। अगर आपको एसएसएच की प्राइवेट की मिल जाती है तो उस प्राइवेट की से आप किसी भी सिस्टम पे, यानी कि जिस सिस्टम की एसएसएच की प्राइवेट की है, आप उस सिस्टम पे विदाउट पासवर्ड लॉगिन कर सकते हो। तो जो SSHD कॉन्फ़िग और जो ऑथराइज्ड कीज़ हैं, यहाँ पे आपको SSH से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वार लॉग के अंदर आपके पास अलग अलग डायरेक्टरीज रहती हैं, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। देन बैश हिस्ट्री, यहाँ पे जितने भी यूज़र ने कमांड चलाई होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उस पूरी कमांड्स की हिस्ट्री आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर यूज़र ने कितनी कमांड्स रन करी थी थ्रू आउट द टाइम।
देन एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी है जो है /et/cron। अब cron जो टैब होता है, जो cron जॉब्स होती हैं, ये वो डायरेक्टरी होती हैं जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने ऐसे प्रोसेस हैं जो कि एक टाइमली मैनर पे रन हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने उसमें 3 तरह की फाइलें रन कर रही हैं कि हर घंटे एक बैकअप होगा, हर घंटे ये वाली फाइल यहाँ पे मूव होगी, तो आपने एक वहाँ पे एक जॉब सेट कर रखी है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको cron टैब में और cron.d जो डायरेक्टरी होती है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। देन जो लास्ट डायरेक्टरी आप चेक कर सकते हो वो है हमारी www.html। अब ये जो डायरेक्टरी होती है इसके अंदर आपको जो वेब सर्वर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो भी आपने वेब सर्वर होस्ट कर रखा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, उसका इंडेक्स पेजेस हैं, वो सारी आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये वो सारी वो डायरेक्टरी है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो पेन टेस्टिंग के दौरान, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के फेज़ में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि लिनक्स फाइल सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, किस किस तरीके से हम इस डायरेक्टरी में पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही विंडोज़ फाइल सिस्टम के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, विंडोज़ फाइल सिस्टम में इसके ऊपर भी आपको ज़रूर वीडियो ला के दूंगा। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।